नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी हार्ले स्ट्रीट। मम्मी, यह हमारे शहर की हार्ले स्ट्रीट है। टैक्सी में बैठे बैठे बबलू बड़ी तत्परता से गाइड की भूमिका अदा कर रहा था। उसके शहर में मैं पहली बार आ रही थी ने। वह बड़े उत्साह से हर चौक, हर बाजार, हर इमारत का वर्णन कर रहा था। 22 घंटे के उस जानलेवा सफ़र के बाद मुझ में कुछ देखने सुनने का चाव नहीं रह गया था। फिर भी उसका मन रखने के लिए हाँ हूँ करती जा रही थी। उसी अंदाज में मैंने कहा, अच्छा तो यह हार्ले स्ट्रीट है, किसी अंग्रेज के नाम पर बनी होगी, है ना? ओफो मम्मी, तुम भी बस, उसने खींचकर कहा और चुप हो गया। उसकी वह मुद्रा मुझे एकदम उसका बचपन याद दिला गई। वह अक्सर खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाकर लौटता और घर में पांव देते ही धुआंधार कमेंट्री शुरू कर देता। उसके पापा तो प्राय दौरे पर रहते थे, सामने पड़ जाती थी मैं। अब तो खैर दूरदर्शन की कृपा से मुझे काफ़ी क्रिकेट समझ में आने लगा है, पर तब तब मुझे इसका खे खे भी नहीं आता था। पर बबलू का मन रखने के लिए मैं पूछ लेती, तुमने कितने मैडन रन बनाए? या 10वें खिलाड़ी के आउट होते ही खेल क्यों रुक गया? अभी तो 11वां खिलाड़ी बाकी था। मेरे ये बेवकूफ़ी भरे जुमले उसके सारे उत्साह पर पानी फेर देते और वह खींचकर कहता, ओफो मम्मी, तुम भी बस। और वह चुप लगा जाता। इस समय भी वह गुमसुम सा खिड़की के बाहर देख रहा था। मैं भी उसकी दृष्टि का अनुसरण करके सामने से गुजरती नेम प्लेट्स पढ़ती रही और एकाएक मुझे जैसे ज्ञान तत्व की प्राप्ति हो गई। अरे, यह तो बड़ा मज़ेदार मोहल्ला है। क्या यहाँ डॉक्टर ही डॉक्टर बसते हैं? तो इतनी देर से मैं आपको क्या बता रहा था, बबलू झल्लाकर बोला। पर दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संयत कर सौम्य स्वर में पूछा, मम्मी, लंदन की प्रसिद्ध हार्ले स्ट्रीट का नाम सुना है न? न, इसी तरह की बस्ती है वह। वहाँ केवल क्लिनिक्स और मेडिकल शॉप्स ही हैं। हमारा यह राजाराम रोड भी उसी की टक्कर का है। आप दुनिया की किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, उसका स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद है। मैं तो इस मामले में भी बहुत ही लकी हूँ मम्मी। बस इस रोड के ख़त्म होते ही दाहिनी ओर अपनी कॉलोनी है। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी 5 मिनट के फासले पर। भगवान ना करे तुम्हें कभी इसकी ज़रूरत पड़े, मैंने कहा, पर बबलू ने सुना नहीं। वह ड्राइवर को दिशा निर्देश देने में व्यस्त था और सचमुच 5 मिनट बाद टैक्सी घर के सामने खड़ी थी। मैंने तो सचमुच अंतर्मन से चाहा था कि उस तथाकथित हार्ले स्ट्रीट का कभी मुंह भी न देखना पड़े। पर अपना सोचा सब कहाँ हो पाता है। मुश्किल से 1 सप्ताह बीता होगा। एक सोमवार को सुबह 9 बजे अच्छा भला स्कूटर पर बैठकर गया हुआ लड़का 12 बजे अचानक टैक्सी में बैठकर लौटा, एकदम पस्त और निढाल। आते ही पेट पकड़कर बिस्तर पर लेट गया। मेरे तो होश ही उड़ गए। उसके सिर और बालों पर हाथ फेरते हुए मैंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? स्कूटर कहाँ है? लंच किया? पुदीना हरा लोगे? और भी न जाने क्या क्या। वह कुछ देर तक तो जब्त करता रहा, फिर एकदम फट पड़ा। मम्मी प्लीज़, मुझे शांति से पड़े रहने दो। थोड़ी देर के लिए मेरे हाल पर छोड़ दो। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई मैं मर नहीं रहा हूँ। बट लीव मी अलोन। उसने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर मेरा मन कैसे मान जाता। उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं साफ झलक रही थी। कुछ देर तो मैं असहाय बनी उसी पीड़ा से छटपटाता देखती रही। फिर धीरे से दरवाजा उड़काकर बाहर निकल आई। अपने आसपास नज़र दौड़ाई। अगल बगल के दोनों घरों में ताला था। दोनों ही घरों के पति पत्नी सुबह साथ ही काम पर निकलते थे और शाम को इकट्ठे लौटते थे। और लोगों से मेरा परिचय नहीं हो पाया था। वैसे भी उन घरों में इस समय किसी पुरुष का होना असंभव था। सड़क के उस पार वाली बंगालिन का घर खुला दिखाई दिया तो मैं उधर चली गई। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि अपने खोकन को कुछ देर के लिए बबलू के पास भेज दे, मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। बबलू ने उस दिन ठीक ही कहा था। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी सचमुच 5 मिनट के फासले पर थी। कॉलोनी पार करते ही डॉक्टरों का वह प्रसिद्ध मोहल्ला शुरू हो गया था। मैंने पहले ही फाटक का रुख किया। आते जाते अक्सर उस बंगले पर नजर पड़ जाती थी। कैसा भव्य वास्तुशिल्प था, कला और वैभव का संगम हो जैसे। खूबसूरत लॉन हरियाली से भरपूर था और खुली जगह में कार एवं स्कूटर तरतीब से खड़े रहते थे। लोहे का मजबूत फाटक था
जिसके भीतर एक दरबान मुस्तैदी से तैनात रहता था। कंपाउंड की दीवार के सहारे बड़ी सी नेम प्लेट थी, जिस पर मेल ट्रेन के इंजन सा छोटा सा उनका नाम था, डॉक्टर राव। और नीचे अनगिनत डिब्बों सी डिग्रियों की लंबी कतार थी। फाटक के पास लगी चौकी पर दरबान अपनी पूरी आन बान के साथ बैठा था, पर उसने मेरी ओर झांका तक नहीं। उसी तन्मयता से बीड़ी पीता रहा। जैसे ही मैंने कुछ पूछना चाहा, उसने उस ओर उंगली घुमा दी जहाँ रिसेप्शन का बोर्ड लगा था। मैं चुपचाप उस ओर चल दी। भीतर काउंटर नुमा टेबल के पीछे एक क्लर्क नुमा व्यक्ति बैठा था। डॉक्टर साहब हैं? मैंने अधीरता से पूछा। उत्तर में उसने कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा मेरे आगे कर दिया। यह क्या है? नंबर है, यहाँ नंबर से काम होता है। इमरजेंसी हो तो? इमरजेंसी तो सभी को होती है, डॉक्टर के पास शौक से कौन आता है? उसकी दार्शनिकता के आगे मैंने हथियार डाल दिए और नंबर ले लिया। 50 रुपये। अब उसका स्वर यथार्थवादी था। 50? मैंने विस्मय से भरकर कहा। उसने मुझे अनसुना करके रजिस्टर पर फिर से ध्यान केंद्रित कर लिया था, पर उसकी हथेली अब भी काउंटर पर फैली हुई थी। मैंने चुपचाप उस पर 50 का नोट रख दिया। गनीमत थी कि घबराहट के बावजूद मैं पर्स लेना नहीं भूली थी। उसने एक नज़र नंबर पर डाली, मन ही मन कुछ हिसाब लगाया और कहा, ऐसा कीजिए, आप 8 सवा 8 तक आ जाइए। अरे तब तक कोई क्या करे? वही जो और लोग कर रहे हैं, इंतज़ार। और उसने उठकर एक दरवाज़ा धीरे से ठेल दिया। बड़े से हॉल में 7-8 सोफ़ा सेट्स करीने से लगे हुए थे। उन पर कुछ लोग बैठे, कुछ अधलेटे थे। कमरे में मध्यम प्रकाश था, पंखे चल रहे थे। मेज पर ढेरों अखबार और पत्रिकाएं थीं। हॉल के सिरे पर 2 सूचना पट लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट की दिशा बता रहे थे। वह कुछ देर तक मेरे भीतर जाने की प्रतीक्षा करता रहा, फिर बोला, आप शायद लोकल ही हैं, तब तो अच्छा होगा आप अभी लौट जाएं और शाम को आएं। वही, लेकिन नंबर से आएं, चाहे कैसी ही इमरजेंसी क्यों ना हो। मैंने विद्रूप कहा। कैसी इमरजेंसी मैडम? आप घर से अकेली आई हैं और अपने 2 पैरों पर खड़ी होकर मुझसे अच्छी खासी बहस कर रही हैं। 7-8 बजे तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन श्रीमान जी, बीमार मैं नहीं, मेरा बच्चा है और मैं डॉक्टर साहब को लेने आई हूँ। तो आप बच्चे को यहाँ ले आइए ना, डॉक्टर साहब तो कहीं जाते नहीं हैं। तो ये आपको पहले बताना था। आप पूछेंगी तभी तो बताऊंगा। इस समय मिलवाना तो नामुमकिन है। इस समय तो वे सिविल अस्पताल में होंगे। 2 बजे लौटते हैं, 4 बजे से पेशेंट्स देखना शुरू करते हैं। मैं विस्मय से उसे देखती रह गई। बड़ी देर बाद मेरे मुंह से फूटा, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। यह कैसे हो सकता है? अब तो रजिस्टर में भी चढ़ा चुका हूँ। आप ऐसा कीजिए, 4 बजे आ जाइए, मैं आपको पहले नंबर पर दिखा दूंगा, लोगों का गुस्सा झेल लूंगा। आप मेरे पैसे वापस कीजिए। ओफो, अब तो जिद कर रही हैं। आप कल सुबह आ जाइए, नए हिसाब में आपकी फीस एडजस्ट कर दूंगा, पर प्लीज़ अभी तो पीछा छोड़िए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा। दूसरे पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं। गुस्से में तमतमाते हुए मैं बाहर निकली तो एक सज्जन से टकराते टकराते बची। साथ वाला बंगला उतना शानदार तो नहीं था, पर भीड़ भी वहाँ खासी थी। दनाते हुए मैं सीधे रिसेप्शन में घुस गई और सवाल दाग दिया, डॉक्टर साहब बंगले में हैं? बिल्कुल है। विजिट्स पर जाते हैं? ज़रूरत होती है तो जाते भी हैं। तो अब बताइए, आपकी फ़ीस क्या है? रिसेप्शनिस्ट धीरे से मुस्कुरा दी। यह तो मैंने अब गौर किया कि वह एक सुंदर सी लड़की है। मुझे बैठने के लिए कुर्सी देते हुए उसने मिश्री घुले स्वर में पूछा, आंटी, पड़ोस के बंगले से आ रही हैं? शीतल, मंद, बयार सा वह स्वर, वह हंसी मेरे तन मन को सहला गई और मेरा पारा एकदम नीचे आ गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पड़ोस से आ रही हूँ? रोज ही का किस्सा तो है। लोग बाग डिग्रियां देखकर धोखा खा जाते हैं और बाद में रोते हुए यहाँ आते हैं। यह तो उन्हें बाद में पता चलता है कि डॉक्टर के लिए देसी विदेशी डिग्रियों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंसानियत। खैर, आप बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बेटी, मेरे बच्चे के पेट में बहुत तकलीफ है। एक्सरे करवाया? लेकिन दर्द आज ही तो उठा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए आंटी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, इसलिए बताती हूँ। आप पहले ये टेस्ट करवा लें, आपकी एक बार की फ़ीस बच जाएगी। क्योंकि डॉक्टर साहब से जब भी मिलेंगी वे यही कहते हैं, आपकी कोई स्पेशल पहचान हो तो यहाँ करवाइए, नहीं तो ये 2 कार्ड्स मैं दे रही हूँ। उसने मुझे 2 कार्ड्स थमा दिए।
उसका धन्यवाद करके मैं फिर सड़क पर आ गई थी। मेरे चेहरे पर बेचारगी कुछ ज़्यादा ही झलक रही होगी, तभी तो उस जरा सी छोकरी को मुझ पर दया आ गई, और शायद इसलिए एक अपरिचित व्यक्ति ने अपना स्कूटर रोककर पूछा, मे आई हेल्प यू? मैं शंकित दृष्टि से उसे घूरने लगी तो उसने कहा, माफ़ कीजिए, जान पहचान न होते हुए भी मैं यह गुस्ताखी कर रहा हूँ, पर अभी चंद मिनट पहले आप डॉक्टर राव के बंगले पर मुझसे टकराई थी, और अब मैं आपको डॉक्टर मेहता के यहाँ से निकलते देख रहा हूँ, इसी से पूछ लिया। बड़ी परेशान सी लग रही हैं, क्या बात है? उस अनजान शहर में एक अपरिचित सहानुभूति मुझे भीतर तक उद्वेलित कर गई। भरे हुए कंठ से मैंने कहा, दरअसल मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आप इन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ी हैं? दे आर बिग बॉसेस, पैसे के पुजारी हैं ये लोग। पैदल जाएंगी तो उनका दरबान तक आपको सलाम तक नहीं करेगा। आप तो मिसेस प्रधान के पास जाइए, वेरी गुड लेडी, अपने काम में बहुत होशियार भी। बस यहाँ से 5वां बंगला है पीले रंग का। मेरे एस फुट से धन्यवाद को लेकर वह फरिश्ता चला गया और मैं बंगलों की गिनती पूरी करने लगी। 1 2 3 4 5। आम की घनी छाया में खड़ा छोटा सा 2 मंजिला मकान था वह। उसे बंगला कहना मन को बहलाना ही था। खासकर पास पड़ोस के शानदार बंगलों की तुलना में उसका अस्तित्व बहुत ही बौना लग रहा था। पर वहाँ सर्वत्र एक घरेलूपन व्याप्त था, जिससे मेरी घबराहट काफ़ी कम हो गई। रिसेप्शन जैसी कोई टीमटाम भी वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने बड़े आश्वस्त भाव से दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाज़ा एक श्वेत वसना आया ने खोला। मुझे सिर से पांव तक देखने के बाद बोली, अब भी तो डिस्पेंसरी बंद है, 4 बजे को आना। उसने मेरा असमंजस भाप लिया, पूछा, अर्जेंट केस है? कावेरी, किससे बात कर रही हो? भीतर से आवाज़ आई। मैंने एकदम स्वर में आजिजी भरकर कहा, देखो, मैडम से कहना अभी न आ सकें तो कुछ दवाई ही दे दें, बच्चा दर्द से तड़प रहा है। वह भीतर गई और कुछ ही देर में अपनी मालकिन के साथ लौटी। नैपकिन से हाथ पोंछते हुए उस स्मार्ट सी महिला ने कहा, हाँ जल्दी से बताइए, क्या तकलीफ़ है? भीतर लंच पर सब मेरा वेट कर रहे हैं। जी पेट में दर्द है। कब से? आज सुबह ही उठा है। मरोड़ उठती है? मोशन हुआ? शकुन, भीतर से आवाज़ आई, जल्दी चलो भाई, आ रहे हैं, जरा केस तो देख लें, इन्हें तो जरा सब्र नहीं होता। कहते हुए उन्होंने पैड से एक पन्ना फाड़ा और बोली, गोली लिख देती हूँ, आराम न हुआ तो 4 बजे ले आइएगा। हाँ, नाम क्या बताया आपने? मैंने बबलू का नाम बताया। उम्र? 26। अरे सीधे से कहिए न, 2 साल, सवा 2 साल। इतने बड़े बच्चे की उम्र कोई महीने में बताता है? महीने नहीं जी, 26 साल। क्या? उन्होंने पेन फेंक दिया और मुझे घूरने लगी। देखते देखते उनका सांवला सलोना चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। रोष से तमतमाई आवाज में भी बोली, मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिली थी? इसमें मजाक की क्या बात है? एक सज्जन ने आपका पता बताया था, इसलिए चली आई। किसी के बता देने से क्या होता है? आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, कम से कम बोर्ड तो पढ़ सकती हैं। और उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड मेरे सामने रख दिया। बाईं ओर बड़े बड़े नीले अक्षरों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा था, डॉक्टर शकुंतला प्रधान, बाल रोग विशेषज्ञ। मुझे उनके गुस्से का कारण अब साफ समझ आ रहा था। साथ ही उन सज्जन पर ताव भी आ रहा था जिन्होंने यहाँ का पता दिया था। पर गलती शायद मेरी ही थी। पता नहीं क्यों बच्चे मेरे लिए अब तक बच्चे ही बने हुए हैं, जबकि नीलू तो कई बार चिढ़ती भी है कि मम्मी, अब मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, अब तो बाज आइए। एक बार फिर मैं सड़क पर आ गई थी। पहले तो मैंने डॉक्टर प्रधान का बोर्ड सावधानी से पढ़ा, हालांकि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। साफ लिखा था, डॉक्टर मुकेश प्रधान, गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर शकुंतला प्रधान, पीडियाट्रिस्ट। हालांकि यह सच है कि जाते हुए भी यह बोर्ड में पढ़ लेती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीडियाट्रिस्ट का मतलब तो मैंने भीतर जाकर ही जाना था। जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे तब इन लोगों को चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहने का रिवाज था। खैर, इसके बाद मैंने सड़क के दोनों ओर लगी नेम प्लेट्स को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। सच, दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं था जिसका स्पेशलिस्ट वहाँ मौजूद नहीं था। यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, रेडियोलॉजिस्ट थे, ज्ञानकोलॉजी वाले तो इफरात से थे, ऑप्थर्मोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे, ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, ऑर्थोपेडिक्स वाले थे,
एक बोर्ड साइकाट्रिस्ट का भी था। इस शब्द का न तो मुझे कभी ठीक से उच्चारण करना आया, न स्पेलिंग ही याद हो सके। गरज यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हर अक्षर से शुरू होने वाली बीमारियों के विशेषज्ञ वहाँ थे, पर एक भी बोर्ड ऐसा नहीं था जो दावे के साथ कहता कि बबलू का पेट दर्द मैं ठीक कर दूंगा। सच वे सुनहरे दिन कहाँ चले गए जब आदमी निसंकोच अपनी सर्दी खांसी फोड़े फुंसी कब्ज दस्त के इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाता था। अब तो डॉक्टर के पास जाने के लिए किसी विशेष रोग का लेबल जैसे जरूरी हो गया है, नहीं तो कोई हाथ नहीं डालता। छोटी मोटी मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारियों का तो अब जमाना ही नहीं रहा। विचारों की रो में बहते हुए नानाविध नेम प्लेटों को पढ़ते हुए मैं चौराहे तक कब पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। आती जाती गाड़ियों की आवाज़ों ने मुझे होश दिलाया कि मैं बाजार के मुआने पर खड़ी हूँ। मुझे याद आया कि मेरे शहर में तो हर बड़ी बिल्डिंग के निचले तल्ले में 8-10 दुकानों की एक लाइन होती है। उनमें एक डेयरी, किराना स्टोर, एक सैलून, एक टेलरिंग शॉप होती है और साथ ही एक आध डॉक्टर की दुकान भी होती है। कड़ी धूप से बचने के लिए आंखों पर हथेलियों की छाया करके मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। बाईं ओर कुछ दूर पर एक रेड क्रॉस धूप में चमकता नजर आया। नाम तो मैं इतनी दूर से नहीं पढ़ पाई, पर रेड क्रॉस को पहचानने में मैंने भूल नहीं की। अगल बगल से गुजरती बसों स्कूटरों से अपने को बचाती मैं वहां पहुंच गई। यहाँ भी ठीक वही नक्शा था। एक जनरल स्टोर, एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान, एक ब्यूटी पार्लर, एक मेडिकल शॉप और बगल में डॉक्टर बसंती लाल। पर हाय रे दुर्भाग्य, डॉक्टर साहब बंद दरवाजे के पास खड़े ताले चाबी से जूझ रहे थे। डॉक्टर साहब, आप दुकान खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं? मैंने हिम्मत की। वे एकदम चौंके, पर दूसरे ही क्षण अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए बोले, वैसे तो मैं बंद ही कर रहा था, पर आपके लिए खोल भी सकता हूँ। क्या घर चल सकते हैं? क्यों? मेरे बेटे को तकलीफ है। नाम मनोज भार्गव, उम्र 26 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फुट 8 इंच, द ब्लू हेवेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर। अरे अरे बहन जी, आप यह सब भूलिया क्यों बता रही हैं? मैं डॉक्टर हूँ, पुलिस वाला नहीं। तकलीफ बताइए क्या है? पेट दर्द से बेहाल है। चलिए देख लेते हैं। मैं कुछ देर असमंजस में खड़ी रही। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैंने संकोच में भरकर कहा, अब तो आप ही को मुझे ले चलना होगा। पिछले 1 घंटे से इतना भटकी हूँ कि रास्ता ही याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, पता तो याद है न। आइए। मैं निश्चिंत होकर उनके स्कूटर पर बैठ गई। दूसरा चारा ही नहीं था। कॉलोनी में आने के बाद ही अपने घर का अता पता बता सकें। घर पर आकर देखा बबलू अब भी उसी तरह पस्त पड़ा हुआ था। चेहरे पर थकान तो थी, पर दर्द शायद कम हो गया था, क्योंकि हम लोगों को देखते ही वह उठ बैठा और मुस्कुराया भी था। तुम कहाँ चली गई थी मम्मी? उसने पूछा। डॉक्टर साहब को लिवाने। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने उसके सिरहाने से इनोज, पुदीनहरा और पचनोल की गोलियां उठाते हुए कहा। तब तक डॉक्टर साहब ने अपना बैग खोल दिया था और बबलू को लिटाकर उसका पेट थपथपाते हुए बोले, सुबह क्या खाया था बरखुरदार? जी गाजर का हलवा और मठरी। और कल रात को? रात को सिर्फ कड़ी भात खाया था। पर कल रविवार का दिन था न। दोपहर को दाल बाफलों का प्रोग्राम था, साथ में चूरमे के लड्डू और पुलाव। डॉक्टर साहब का चेहरा गंभीर हो चला था। परसों क्या खाया था बताऊं? सुबह मटर की कचौड़ी, रात में कटहल के कोफ्ते और मीठे चावल, और उससे पहले वाले दिन। बस 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 बस, डॉक्टर साहब उसे रोकते हुए बोले, मुझे तो सुनकर ही चक्कर आ रहा है और तुम यह सब खाए बैठे हो। तभी तो। देखो बेटे, मुझे मालूम है कि शादियों का सीज़न चल रहा है। मैं यह भी मानता हूँ कि तुम जवान आदमी हो, पर बेटे देयर इज़ लिमिट। माल पराया है पर पेट तो अपना है। नहीं अंकल, माल भी अपना ही है, 100% अपना। जब अपना है तो इत्मीनान से खाओ न। एक ही दिन में सब हजम करने पर क्यों तुले हो? यह हमारी पूज्य माताजी से पूछिए। उनकी सवालिया नज़रों से बचने के लिए मैं किचन में चली गई। बबलू ठीक कह रहा था, गलती मेरी ही थी, पर मैं भी क्या करूं? उसे सुबह शाम ऑमलेट और कॉर्नफ्लेक्स पर गुजारा करते देखकर मेरी ममता का बांध फूट पड़ा था। बड़ी मुश्किल से तो महीने भर को घर राम सेवक को सौंपकर मैं यहाँ आई थी। उतने थोड़े से समय में ही सारी कसर निकालने का मेरा इरादा था। वैसे भी साल भर से बबलू के पापा के लिए फीकी चाय, उबली सब्जियाँ
और चोकर के आटे की रोटियां बना बनाकर मैं बोर हो गई थी। यहाँ आते ही जैसे मेरी पाक कला के लिए अपार संभावनाओं के द्वार खुल गए थे। मुझ पर एक तरह से कुकिंग का दौरा पड़ गया था। इतने आत्मचिंतन के बाद भी जब मैं बाहर लौटी तो मेरे हाथ में गाजर के हलवे की प्लेट थी, पर वह डॉक्टर साहब के लिए थी। पहले तो बेचारे नानुकुर करते रहे, फिर मेरे अनुरोध को बहुत देर टाल नहीं सके। तृप्त भाव से खाली प्लेट लौटाते हुए बोले, बहन जी, अब यह खाने खिलाने का शगन जरा कम कीजिए। अब वैसे खवैये कहाँ रहे हैं, शहर की जिंदगी है, 2 फरलांग तो पैदल कोई चलता नहीं, हजम कहाँ से होगा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? फीस वैसे घर आने की 25 लेता हूँ, आप 20 दे दीजिए, उन्होंने सौजन्य दर्शाया। वाह, 20 क्यों? फीस तो आप पूरी लीजिए। पर यह बताइए, आप जैसे देवता आदमी उतनी दूर दुकान खोलकर क्यों बैठे हैं? हमारे इस राजाराम रोड पर क्यों नहीं आ जाते? अरे बहन जी, मैं इस लोकेलिटी में आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता हूँ। पर आप अपनी बताइए, आप इस कॉलोनी में कैसे आ गई? बबलू के कारण। आपको बताया था ने कि वह ब्लू हेवेंस में सेल्स मैनेजर है, हेयर क्वार्टर कंपनी का ही दिया हुआ है। ओह आई सी, उन्होंने कहा और उठकर बबलू से हाथ मिलाया। फिर बैग उठाकर चलते हुए बोले, वैसे गोलियां वगैरह तो लिख ही दी हैं, पर आप एक काम और कीजिए बहन जी। एक तो यह है कि आप इसे बबलू कहना छोड़िए, अच्छा खासा जवान पट्ठा है और आप इसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं। और फिर इसके लिए एक अच्छी सी बहू लाइए जो इसे ऑमलेट और ब्रेड से छुटकारा दिला सके। तो अब मुझे एक अच्छी सी बहू की तलाश है। वधू पिता नोट करें।